क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का निर्माण और उसके सभी अंगों का विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो कोशिका का जो आकृति दिख रहा है लगभग इसी तरह से कोशिका होता है और इसके अंदर ये जो पतली वाली झिल्ली है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो अंदर वाली झिल्ली है ये प्रोटीन की बनी होती है और इसके जो बाहर है इसको जो है हम लोग कोशिका दीवार कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल भी कहते हैं। ये सेलुलोज का बना होता है। ये देखेंगे कि ये पेड़ पौधों में डबल संरचना की होती है और जीव जंतु में ये सिंगल संरचना की होती है। अब सिंगल डबल का भी मतलब समझ लीजिए कि जैसे अब जीव जंतु हो गए तो भाई जानवर के ऊपर जो बाल वाल रहता है उससे उनके ठंडी गर्म मैनेज हो जाता है। और मानव में हो गया तो मानव तो कपड़ा उपड़ा पहन के अपना ठंडी गर्म मैनेज कर लेता है। पेड़ ओड़ कैसे करें, उनके पास तो ना हाथ होता है, ना घर होता है, ना कुछ होता है। तो इसीलिए भगवान ने उनके कोशिकाओं को जो है डबल लेयर में बनाया है, यानी डबल सपोर्ट के लिए दिया है कि उनकी कोशिकाएं सुरक्षित रहें। अब हम बाहरी वाली लेयर तो देख लिए, अब हम कोशिका के अंदर चलेंगे, कोशिका के अंगों के विषय में देखेंगे। तो कोशिका के अंगों के विषय में सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन नामक वैज्ञानिक इसके खोज किए थे और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह भी कहते हैं, ऊर्जा फैक्ट्री कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसा मान लीजिए कि मेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ही ऑक्सीजन की ज़रूरत में माइटोकॉन्ड्रिया को है, न कि फेफड़े को। फेफड़े को ज़रूरत नहीं है। फेफड़ा का काम करता है स्टोरेज का, स्टोरेज फेफड़ा कर लेता है। उसके बाद जो है ब्लड में मिक्स हो करके ऑक्सीजन और ब्लड हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को ले करके माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे जो खोज किए थे, उन्हीं के नाम पर क्रेब्स साइकिल पड़ गया। तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलकर क्रेब्स साइकिल के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण करते हैं और 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब देख लिए यहाँ तो ग्लूकोज कंप्लीट हो गया, एनर्जी आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गाल्जी बॉडी। इसका काम है कि ऊर्जा का परिवहन करना, यानी ये तो बना दिया, अब ये जो है ब्लड के माध्यम से ये शरीर के जहाँ जिस अंग को ज़रूरत है उस अंग को ले जा कर के ये दे देगा, गाल्जी बॉडी। अब उसके बाद हम तीसरा देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसका मुख्य काम है पानी का भंडारण करना। इसको रसधानी भी कहते हैं। इसी के अंदर पानी जो है इकट्ठा रहता है। जैसे हमारे मानव शरीर में लगभग 60% के अबव में पानी रहता है। 60% का मतलब कि आप लोग के दिमाग में होगा कि पानी एक जगह स्थिर रहता होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जितने भी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं उसके अंदर भी ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स के अंदर ही पानी इकट्ठा रहता है। अब मानव के अंदर 60% पानी तो रहता है। अब उसमें से मान लीजिए 1% भी अगर जो पानी कम हुआ तो प्यास लग जाती है। अब कहीं 5% पानी कम हो गया तो डिहाइड्रेशन में, लूज मोशन जब होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें पानी अधिक लॉस हो जाता है। इसीलिए जो है देखेंगे कि डॉक्टर लोग जो है बोतल ज़्यादा चलाते हैं, RLDNS जो है।
अब उसके बाद देखेंगे कि अगर जो 10% पानी लॉस हो गया तो आदमी का भाई मृत्यु हो जाएगा। अब इसको देख लिए हम। अब इसके आगे देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किए थे, और इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन करना। यानी कोशिका विभाजन का मतलब कि अपने ही जैसे दूसरे कोशिका का निर्माण करना। इसको हम बायोलॉजिकल भाषा में कोशिका विभाजन कहते हैं। अब देखेंगे कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन आपके लीवर में होता है और सबसे कम आपके कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। तो सबसे कम ब्रेन में, थोड़ा सा ब्रेन के अंदर देख लें। अब देखेंगे कि ब्रेन में जो सबसे अधिक कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है। हम इसके पहले वाले क्लास में देख लिए थे। तो सबसे अधिक कोशिका जो है न्यूरॉन की होती है, वो 90% होते हैं, और उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है न्यूरॉन में। और दूसरा जो है उसमें गिलियन सेल होता है जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, वो 10% होता है गिलियल सेल, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसी की वजह से देखेंगे कि ब्रेन ट्यूमर गिलियल सेल के सेंट्रोसोम से ही होता है। इसी गिलियल सेल में जो सेंट्रोसोम होता है उसी से ब्रेन ट्यूमर होता है। अब देख लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव जालिका भी कहते हैं इसको। ये क्या कहता है कि हमारी कोशिकाओं को पिलर यानी स्तंभ के रूप में गिरने चिपकने से बचाता है कि कोशिका चिपके उपके न। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी संरचना लगभग इसी आकृति का बना होता है, और उसमें दो बनावट होती है। एक बनावट जो होती है वो स्मूथ होती है, और दूसरी जो बनावट होती है दूसरी साइड वाली वो जो है खुरदुरे टाइप की होती है। अब खुरदुरे टाइप का होता है, और जो स्मूथ वाला होता है ये स्मूथ वाला चर्बी यानी फैट वसा का निर्माण करता है। और ये जो खुरदुरा टाइप वाला होता है ये राइबोसोम्स होता है, और ये राइबोसोम से ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा सा हम राइबोसोम के विषय में देख लें। अब राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यही जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। अब देखेंगे कि हमारे शरीर में 10% जो है प्रोटीन पहले से है, और 10% जो है यानी कि 10 प्रोटीन जो है हमारे शरीर में है पहले से, और 10 प्रोटीन जो है हम भोजन के रूप में लेते हैं। और ये दोनों मिल करके 20 अमीनो एसिड, 10 ये दोनों 20 होकर के अमीनो एसिड हो जाते हैं दोनों, और ये अमीनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अब इसी से हम थोड़ा सा देखेंगे कि जितने भी ICU के पेशेंट होते हैं उनके शरीर में तो 10 एमिनो एसिड रहता है और उनको चाहिए, तो इसीलिए जो है उसमें डॉक्टर लोग 10% ये मैनेज करने के लिए अमीनो एसिड जो है उनको बोतल के फॉर्म में चलाते हैं। लगभग 500-600 ml का आता है, अमीनो वेलोल शायद इसी नाम से लगभग। तो वो देते हैं, तो वो ये जो बोतल के रूप में चढ़ाते हैं अमीनो एसिड और ये शरीर वाला दोनों मिल करके तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं ICU वाले पेशेंटों से के लिए। तो बाकी तो नॉर्मल में तो
ऐसे 10 ऐसे शरीर से और 10 भोजन से, जैसे जो भी आप, इसीलिए कहते हैं कि संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार में ये जो आपके 10 अमीनो एसिड हैं ये मिल जाएंगे। तो 10-20 अमीनो एसिड हो गए, ये प्रोटीन का निर्माण हो गया। इसलिए बुजुर्गों को, बच्चों को प्रोटीन वाली चीज़ें अधिक देना चाहिए। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, और ये तो हो गया। अब थोड़ा सा हम लाइसोजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये लाइसोजाइम जो है ये हाइड्रोलाइटिक अम्ल होता है, और इसको जल अपघटक एंजाइम भी कहते हैं। जल घटक एंजाइम, जैसे ये दूसरे पे अगर जो गिर जाएगा या अगल बगल कहीं पड़ जाएगा तो वो उस अंग को डैमेज कर देता है। यानी कि इस सेल के अंदर इस पे पड़ा जाएगा तो इसको डैमेज कर देगा, इसको पड़ जाएगा तो इसको डैमेज कर देगा। अब हम देख लेंगे कि उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केंद्रक इसके विषय में। तो केंद्रक जो है, इसको रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक इसका खोज किए थे, और इन्होंने देखा कि केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम जो है 90% है, और डीएनए, ये इसी के अंदर डीएनए क्रोमोसोम सब इसी के अंदर रहते हैं। आरएनए डीएनए सब न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। जितने भी ये कोशिकीय अंग हैं, इन सबको ये नियंत्रण करता है। यानी कहने का मतलब कि ये पुलिसमैन का काम करता है कि आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, आप उधर जाइए। तो इसी तरह ये जो है केंद्रक, अब केंद्रक मान लीजिए ये गोल्जी बॉडी खराब हो गया, ये अंग, तो केंद्रक इसको सेंट्रोसोम को बताएगा कि गाल्जी बॉडी खराब हो गया है। एक अपने ही गाल्जी बॉडी जैसा ही एक दूसरा अंग बना करके दो, तो ये सेंट्रोसोम जो है ये दूसरा बना देता है उसी के जगह पर। तो केंद्रक जो है सबको निर्देशित करता है, मगर ये इसका काम निर्देश करना ही है। अगर जो ये लोग फॉलो ना करें तो इसको ये कुछ पनिश नहीं दे पाएगा, यानी इसको सज़ा नहीं दे पाएगा। तो ये जो है केंद्रक इसको लाइसोजाइम को बताएगा, यानी आर्डर देगा कि तुम जो है इसको मार दो। तो यहाँ से जो है ये अपना अपघटक जो है एंजाइम जो है उस पर छिड़क देगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो देख लेंगे कि जो केंद्रक जो है सबके ऊपर जो है नियंत्रण का काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कि ये जितने भी कोशिका के अंग हैं ये तो आपस में तो ऐसे रहेंगे नहीं, क्योंकि रहेंगे तो ऐसे, अब एक बाल्टी में 4 चीज़ रख दीजिए तो अब खड़र बड़र लड़ेगा तो आवाज़ करेगा, टूट फूट जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गाँव में अचार उचार महिलाएं जब डालती हैं तो जो बीच बीच में जो अगल बगल जो जगह होता है उसको भरने के लिए उसमें सरसों का तेल भर देती हैं कि अपने अपने जगह पर सब स्थिर रहें और एक दूसरे से सटे न और ख़राब ना हो। इसी तरह ये जो है कोशिका द्रव्य जो है इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, ये गाढ़ा होता है। जिस तरह अंडे में आप लोग देखेंगे कि अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है जितना गाढ़ा, लगभग उसी तरह तरल पदार्थ होता है कोशिका में। अब कोशिका इसका काम क्या है, कोशिका द्रव्य का, ये जितने भी कोशिका के अंग हैं एक दूसरे से टकराए न, टूटे फूटे न, उसके बचाव के लिए है और इनको सूखने से बचाता है। इसका काम तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केंद्रक के अंदर ही ऐसा ही द्रव है, क्योंकि जैसे ये कोशिका में आपके विभिन्न अंग हैं, ऐसे केंद्रक के अंदर भी
विभिन्न अंग हैं, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, इसी तरह से बहुत भी चीज़ें इसके अंदर भी हैं। अभी उसके अंदर भी अब जाना है, डिटेल से उसके अंदर भी जानेंगे। तो देखेंगे कि ये जो केंद्रक है, ये इन सबों का जो है इसको ब्रेन माना जाता है। अब वैज्ञानिक लोग अध्ययन करने लगे कि इसको निकाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा कोशिका पे, इसको निकाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा कोशिका पे, अगर जब इसको निकालें केंद्रक को तो कोशिका काम करना बंद कर दिया। तो देखेंगे कि वैज्ञानिक लोग देखें कि नहीं, इसका ज़रूरत है, इसीलिए इसको इस कोशिका का जो है ब्रेन कहते हैं कि ये न रहेगा तो ये कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि जब ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इसी तरह वैज्ञानिक लोग ने इसको निकाला तो देखा कि ये सब कोशिकाएं जो है काम करना बंद कर दी। अब जो ये केंद्रक है ये तो अपना बरकरार है, अपना जैसे कि था वैसे ही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चूँकि कि देखें इसके अंदर भी केंद्रक द्रव है, तो देखें कि अब उसके बाद क्या किए कि फिर केंद्रक के अंदर जब जैसे ही इसको निकाले, ये अपना काम करना बंद कर दिया। तो देखें कि भाई ये भी कोशिका द्रव और जीव द्रव दोनों ही एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए इनको जीव द्रव्य कहा जाता है। दोनों को मिला करके जीव द्रव्य ही बोला जाता है। इनका वही ज़्यादा है कि माने कोशिकाओं को सूखने से वो बचाते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।